नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि दो टूक का समय बदला है, वक्त बदला, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर लगातार बार बार प्रहार करते रहेंगे। राजेश खन्ना की एक फिल्म का गाना बहुत मशहूर गाना हुआ था, आपने जरूर सुना होगा। गाने के बोल हैं, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। यह गाना आज बरबस यूं ही याद नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक तो कारण यह है कि बिहार में इस वक्त जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार में जो वोट जो सीटें बांटने का काम था ना, वो लगभग पूरा हो गया। लगभग पूरा कह रहा हूं क्योंकि महागठबंधन में 1 दर्जन सीटों पर गठबंधन के ही उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए इसको लगभग कहना चाहिए, पूरा तो नहीं हुआ। और उसके बाद अब जो है चुनाव प्रचार तेजी से शुरू हो चुका है। और जब चुनाव होते हैं तो फिर वादे तो नेता करते ही हैं। चुनावी वादे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, मकान दे देंगे, तरह तरह के वादे होते हैं चुनाव में। जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तब वादों की झड़ी तो लगती है, लेकिन वादों का फैक्ट चेक नहीं होता। वादों का फैक्ट चेक जनता को करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। वोट देने से पहले कई बार करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार में कोई पार्टी आकर कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे, तो फिर उस पार्टी का फैक्ट चेक करना चाहिए कि इस तरह के वायदे इस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी और राज्य में भी किए थे, और अगर किए थे तो क्या उन वायदों को पूरा कर पाए। और अगर किसी और राज्य में यह वादा करके पूरा नहीं किया तो फिर बिहार में कैसे करेंगे। या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम हर घर में से एक को सरकारी नौकरी देंगे, तो जब ये कहते हैं सरकारी नौकरी देंगे तो उसका फैक्ट चेक करना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी आज तक इन्होंने जब सरकार में रहे कितनी नौकरियां दी हैं। यह फैक्ट चेक जरूरी है, क्योंकि इस फैक्ट चेक से पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने पानी में है। वैसे तो ये फैक्ट चेक जो है हर पार्टी का होना चाहिए, और आज भी मैं कोशिश करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा थोड़ा फैक्ट चेक हो। लेकिन आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का फैक्ट चेक खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। आप सुनकर थोड़ा चौंक गए होंगे कि कांग्रेस का फैक्ट चेक मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तेलंगाना में जो रिपोर्ट कार्ड है, वादों का रिपोर्ट कार्ड और वादों को पूरा करने का रिपोर्ट कार्ड, उसका फैक्ट चेक दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें छन कर आ रही हैं, जो मीडिया में भी खबरें आई हैं, उसके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना की सरकार से नाखुश हैं। नाखुशी के कई कारण हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा कारण यह है कि तेलंगाना में खुद सोनिया गांधी ने जो 6 बड़े वादे किए थे चुनाव में 2 साल पहले, उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाई है कांग्रेस, और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई है। अब सवाल यह उठता है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना सरकार को लेकर ऐसी नाराजगी जता रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर किस मुंह से बिहार के अंदर महागठबंधन कांग्रेस या आरजेडी बड़े बड़े वादे करेंगे। क्योंकि लोग तो पूछेंगे कि भैया आपने तेलंगाना में वादे नहीं किए, पूरे किए, आपने हिमाचल में नहीं किए, कर्नाटक में पूरे नहीं किए। वैसे ये आरोप बीजेपी में भी लगते हैं कि भैया दिल्ली में पूरे वादे नहीं किए। इसी तरह से हालांकि दिल्ली में 8 महीने हो, लेकिन फिर भी सवाल तो उठते हैं, दिल्ली में वादे पूरे नहीं किए, उत्तर प्रदेश में नहीं किए, केंद्र में नहीं किए। इस तरह के आरोप सब पर लगते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का खुद का, और ये पहली बार आपको ये भी बता दूं, ये पहला मौका नहीं है जब खड़गे जी ने इस तरह से नाराजगी जताई है अपनी राज्य सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, वो भी आपको बताऊंगा कब करा, ये भी आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का मेरा टाइटल समझ लीजिए। आज का मेरा
जो विषय है वो समझ लीजिए। दो टूक का आज जो मेरा शीर्षक है वो समझ लीजिए। मेरा आज का शीर्षक जो मैंने गाना गाया उसी से जुड़ा शीर्षक है। जरा शीर्षक दिखाइए, दो टूक का आज का शीर्षक दिखाइए। वादे पे तेरे मारा गया, वोटर ये सीधा सादा, वादा तेरा वादा। जी हाँ, नेताओं के वादे होते हैं और वोटर बेचारे जो हैं वादों पे एतबार करके वोट दे देते हैं, लेकिन बाद में इन वोटर्स को लगता है, मतदाताओं को लगता है कि वादे पे तेरा मारा गया, वोटर मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। इसी पे आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले इस खबर की धार को समझिए। इस खबर की धार क्या है वो आप समझाता हूं। खबरदार मैं आपको इस खबर की धार को विस्तार से समझाता हूं कि दरअसल क्यों मैं कह रहा हूं कि वादे पे तेरे मारा गया, वोटर ये सीधा साधा। तेलंगाना से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से नाखुश हैं, खफा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सरकार से खफा हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, इस बात से कांग्रेस अध्यक्ष नाराज हैं। वो नाराज हैं कि कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने माना कि सुशासन की कमी है तेलंगाना में और आपसी झगड़े नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं, इसके कारण कांग्रेस की छवि जो है खराब हो रही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना कांग्रेस सरकार के अधूरे वादे और सुस्त अमल, उन वादों पर सुस्त अमल से खासे नाराज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे इसी तरह पिछले साल कर्नाटक कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से भी नाखुश दिखे थे। वो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदर्शन से भी नाखुश दिखे थे, ऐसा उन्होंने पिछले साल नवंबर में दिखाई दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए चुनावों में शक्ति योजना का वादा किया था कि शक्ति योजना लागू करेंगे जो मुफ्त में महिलाएं सफर कर सकेंगी, पर उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शक्ति योजना को रद्द करने की बात कर दी, जिससे खड़गे नाराज हो गए और खड़गे ने फिर उसके बाद जो है कांग्रेस को ये सलाह दी, नसीहत दी। ये महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव था, तब उन्होंने नसीहत दी कि उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सके, यानी अंटी में जितना पैसा है ना उसी के अनुरूप वादे करो। ये कह चुके हैं, उसके बावजूद महागठबंधन के वादे आप बिहार में देख लीजिए, अंटी से ज्यादा बढ़कर, यानी आमदनी अठन्नी और वादे रुपये के हैं। अब बिहार चुनाव में फिर से महागठबंधन ने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं, आमदनी अठन्नी, वादे 1 रुपए के। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान फिर से याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या कहा था। वैसे ये बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 59 में से सिर्फ 3% वादे ही कांग्रेस सरकार पूरे कर सकी है। कर्नाटक में जो खड़गे जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 3% वादे पूरे किए। कर्नाटक में चुनावी वादों में कांग्रेस ने की थी 5 गारंटियां जो पूरी तरह से अब तक लागू नहीं हुई हैं। ये कर्नाटक का हाल है, जहां पर खड़गे खुद कह चुके हैं। आरोप है कि कर्नाटक सरकार ने वादे पूरे करने के लिए जनता पर महंगाई का भी बोझ डाल दिया है। वहां पर बीजेपी आरोप लगा रही है, वहां कर बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जनता से वसूला जा रहा है पैसा, क्योंकि वादे पूरे करने हैं। अब ऐसा वादा पूरा करे कि आप जनता से पैसे वसूले, उसका क्या मायने हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार भी कांग्रेस नेताओं के वादे पूरे करने में असफल रही है। वहां प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य प्रचारक थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बाद में सुक्खू सरकार ने हाथ झाड़ दिए, कहा पैसा ही नहीं है। और वादे पूरे करने के चक्कर में हिमाचल की सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। यह भी खबर आई थी कि समय पर कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे वादे का क्या मतलब है, ऐसे वादों का क्यों उस पर भरोसा करा जाए, और ऐसे वादे का मतलब ही क्यों है कि आप जनता पर टैक्स लगा दें और उसके बाद कर्मचारियों को वेतन ना मिले। इसलिए मैंने कहा कि नेताओं के वादों का फैक्ट चेक होना चाहिए। वादे पे तेरे मारा गया, वोटर ये सीधा साधा। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए। बिहार में बहार है, पर इस बार बहार चुनावी वायदों की है। जाहिर सी बात है कि चुनाव होगा तो चुनावी वायदों की झड़ी भी लगेगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। हम आपको सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी
की गारंटी मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। लेकिन ठीक उस समय जब बिहार में आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव राज्य के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उसी समय मीडिया में ये खबरें छप रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से नाराज हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। खासकर वो 6 बड़े चुनावी वायदे जिनकी घोषणा खुद सोनिया गांधी ने तेलंगाना चुनावों में की थी। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक आ रही हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की परफॉर्मेंस से खड़गे इतने नाराज हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस तरह चलता रहा तो तेलंगाना में अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि जब खुद कांग्रेस के ही नेताओं ने राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा के खटाखट मॉडल की पोल खोल दी है। हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ होना पड़ेगा। जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, गारंटी कह के बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा, बागबानों को फसल का दाम, अपने सेबों का, मशरूम, टमाटर का दाम खुद तय करने का हक होना चाहिए। ये हक हम आपको देना चाहते हैं। तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था हमारा, था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार, ये नहीं कहा था कि सरकार में हमारी तो इतनी जनसंख्या नहीं है। तो ये आपको मैंने कुछ बयान सुना है, कुछ बयानों का फैक्ट चेक भी, कुछ बयानों का फैक्ट चेक कार्यक्रम में करते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि आज तेलंगाना से लेकर के बिहार तक की चर्चा होगी, क्योंकि बिहार में बड़े बड़े चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश की सरकार हो, या फिर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो, या फिर भाजपा, सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इनका फैक्ट चेक जरूरी है। इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट हैं निखिल जैन जी। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हैं। ऋषि शंकर मिश्रा बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अनुराग वर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं हर बार की तरह 1.5 मिनट में निखिल जैन जी आपको दूंगा इस पूरी खबर पर अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से, और 1.5 मिनट उसके बाद निखिल जैन जी को दूंगा। फिर मैं बाकी तमाम राज्यों पर आऊँगा और फैक्ट चेक भी करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, निखिल जैन और धनंजय गिरी जी को आमने सामने लाइए, 1.5 मिनट दोनों को, और उसके बाद अपनी चर्चा शुरू करें। निखिल जैन जी, जो मीडिया रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि अपनी ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सरकार से नाराज हैं कि भैया वादे पूरे नहीं कर रहे। सोनिया गांधी जी ने 6 बड़े वादे किए थे, उन वादों को भी पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। तो फिर अगली जो है बिहार में कैसे वादों पर भरोसा कर ले महागठबंधन के? जी 1.5 मिनट दीजिए जी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को दीपावली की साउंड दीजिए, साउंड। निखिल जैन जी 1 मिनट, जरा घड़ी रोकिए और निखिल जैन जी की आवाज बढ़ाइए ताकि हम सब सुन सकें, और उसके बाद निखिल जैन जी के 1.5 मिनट शुरू करें। जी निखिल जी। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो हमने ये खबरों का जिक्र करा, जो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तेलंगाना के मंत्रिमंडल को लेकर, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराज हैं कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वायदे नहीं निभा पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एक जिम्मेदारी का प्रमाण है। हर राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के दौरान। कोई भी दल ऐसा मुझे नहीं लगता इस देश में है जिसने अपना हर वादा पूरा करा होगा। फर्क इतना है, कांग्रेस में यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा एटलीस्ट कहा जा रहा है मंत्रियों से, विधायकों से, कि आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। भाजपा के जो पार्टी अध्यक्ष हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं, वो शायद ये सवाल पूछना भूल जाते हैं। और मुझे ये भी इस चीज की भी बहुत खुशी है कि आज आप कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरी आशा है कि कल का जो हमारा 2 टुक का एपिसोड होगा, उसमें हम गुजरात की भाजपा सरकार की जिम्मेदारी तय करेंगे, जहां पर जन विरोध के अपेक्षा में लगभग पूरा मंत्रिमंडल निष्कासित करना पड़ा है भाजपा को।
तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछते हैं, मेरे हिसाब से एक अच्छा साइन है, और हर देश के बड़े शीर्ष नेता को अपनी सरकारों से ये सवाल पूछने चाहिए। और कांग्रेस ने बहुत वादे करे तेलंगाना में, उनमें से कई सारे वादे पूरे किए, कई नहीं कर पाए, उन पे काम जारी है। अभी सरकार को केवल 2 साल हुए हैं। कर्नाटका में भी बहुत वादे करे गए, उन पे भी काम जारी है, सरकार को केवल 2.5 साल हुआ है। और इसी तरीके से बिहार में भी जो महागठबंधन है, तेजस्वी जी हैं, राहुल जी हैं, ये वादे कर रहे हैं, और मेरी आशा है कि जब सरकार बनेगी तो यहां पर भी ऐसे बहुत सारे वादे पूरे करे जाएंगे। ओके निखिल जी, आपने कहा कि कल गुजरात, कल क्यों, आज ही करिए ना, मुझे कोई समस्या नहीं है, आज ही बिल्कुल पूछिए, हर तरह का सवाल पूछिए, गुजरात पे पूछिए। मैं भी धनंजय गिरि जी से बिहार को लेकर भी सवाल करूंगा कि बिहार में जो वादे किए उनका क्या। मैं इनसे ये भी सवाल करूंगा, राजस्थान में जो इनके विधायक कर रहे हैं वो सवाल पूछूंगा। तो कल क्यों, आज ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टूक है, 2 टूक में खुली बहस होती है और 2 टूक बहस होती है। धनंजय गिरि जी वो कह रहे हैं जिम्मेदारी बड़ा काम करती है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, और अध्यक्ष अगर ये कर रहे हैं तो कम से कम उनको इस बात का एहसास तो है कि भाई हमने जो वादे पूरे किए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है ये इस तरह से बीजेपी को भी करना चाहिए जैसा ये कह रहे हैं, निखिल जी कह रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस की कलई कांग्रेस के अध्यक्ष खुद ही खोल रहे हैं, और लेकिन बहुत देर कर दी। कांग्रेस को ये समझ आते आते बहुत देर हो गई, इसलिए इतनी देर हो गई कि कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। अब आप देखिए जो तेलंगाना में जो वादे किए गए, 8200 करोड़ रुपए का बकाया, डीए जीपीएफ ग्रेजुएटी से लेकर तमाम 11,000 करोड़ रुपए के जो सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के 61 साल करते, कर्नाटका में 3,000 रुपए स्नातक डिप्लोमा धारियों को 1500 रुपया महीना लेने से लेकर के तमाम तरह के, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेकर के तमाम जो चीजें आखिर रही। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र को लेकर के ईज ऑफ लिविंग का विचार प्रतिपादित किया, ताकि भेदभाव से मुक्त समाज में पिछड़े लोगों को भी बुनियादी सुविधाएं शीघ्र और तमाम चीजें उपलब्ध कराई जा सके। भारत का जिस तरह से विकास किया, इकोनॉमी को जो 10वीं अर्थव्यवस्था को चौथी पे ले गए, तीसरी पे ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिस तरह से ईज ऑफ आज स्टार्टअप बढ़े हैं। और बिहार में की अगर आप चर्चा करना चाहे, गुजरात की कुछ चर्चा कर रहे थे, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व बोध होता है, पद से लोग नहीं बंधे होते, अलग अलग लोग अलग अलग समय अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं, और हम अलग अलग दायित्वों में अलग अलग लोगों को बांटते हैं, और जो उनके जरूरत के हिसाब से उनके दायित्व बदल दिए जाते हैं। इसलिए कोई जनाकांक्षा पूरी करना, जनाकांक्षा को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता स्वयं को होम कर रहा होता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ले रहा होता है। वही कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये गलत हो गया, वो सही हुआ। सारे लोग ऊपर को देख करके नीचे लोग अपने आप को ठीक करके उसी लाइन ऑफ एक्शन में चल रहे होते हैं। उसी तरह से जो बिजनेस में तमाम चीजों को चला रहे होते हैं, जो प्रधानमंत्री को देख करके लोग सीखते हैं कि देश में कैसे काम करना है। कोई शिकायत का मौका देने के पहले ही लोग अलर्ट। ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। निखिल जैन रिस्पॉन्ड करना चाहता है। निखिल जैन बोलिए। देखिए, वही है, वादे अगर ना पूरे करने की बात हुई तो किस तरीके से भाजपा ने गुजरात में कहा था 20 लाख नौकरियां लाएंगे 5 साल में, अभी तक कोई 20 लाख क्या शायद 10 लाख नौकरियां भी नहीं दी गई, 5 लाख भी नहीं दी गई। कहा गया था कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, अभी तक उसकी कोई स्कीम नहीं है। गुजरात को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। गुजरात में 5 लाख करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो नहीं हुआ। 20,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बनेंगे जिन्हें स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, वो नहीं हुआ। अन्नपूर्णा कैंटीन 100, केवल 100 का वादा था, 100 अन्नपूर्णा कैंटीन बनेगी जहां 5 रुपए में भोजन मिलेगा, नहीं हुआ। राजस्थान में जबकि इंदिरा रसोई कब से चल रही है, 7 रुपए का भोजन उनमें मिल रहा है, लेकिन गुजरात इतना अग्रणी राज्य होके भी, इतनी डेवलपमेंट और इतना पैसा होने के बावजूद भी गुजरात की भाजपा सरकार नहीं कर पा रही। लेकिन आए दिन ये खबरें हम जरूर देखते रहते हैं, कभी रोड गिर गई, कभी पुल गिर गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। मंत्रिमंडल पूरा आप निष्कासित कर दीजिए, लोगों में जो जन विरोध है वो ठंडा हो जाएगा, उन्हें लगेगा अरे देखो सजा तो मिल गई, फिर से भाजपा को वोट मिल जाएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, जिम्मेदारी कहाँ? ओके, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरि। एक बात ये बार बार आ रही है कि भाई वहां पर जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, ठीक है, वो जो लोगों का आक्रोश था उसको डाइवर्ट करने के लिए वहां मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ पूरा का पूरा। अशोक जी, कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, इसके पहले भी हो चुका था। वहां सारे लोगों से इस्तीफा ले लिया गया, दूसरी बात सारे लोगों को नया अपना दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी में इतना डिसिप्लिन है, इतना अनुशासन है। आप देखिए अभी बात करें बिहार में अभी टिकटें बट रही हैं, कितनी जूता पैजार आपस में मची हुई है। कांग्रेस पार्टी को जो अध्यक्ष को ही कोई पावर नहीं है। जब कर्नाटका में सरकार बन रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं गए थे, 3 बैठक करने के बाद उन्होंने हाथ में चीट उठाया और कहा कि काला कमान इसका निर्णय करेगा। आला कमान के पास चले
हमारे यहाँ इस सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जिसकी जरूरत संगठन में पड़ती है, जब जिसकी जरूरत सरकार में पड़ती है, जरूरत के हिसाब से व्यक्ति का दायित्व तय हो जाता है। कभी वो सरकार में होता है, कभी संगठन में होता है। और एक तरफ तो कांग्रेस की पार्टी ये कहती है कि गुजरात में सारा कुछ गुजरात को दे दिया, गुजरात का इतना विकास कर दिया मोदी जी ने, मोदी जी का सारा ध्यान ही गुजरात पे। और दूसरी तरफ गुजरात नहीं सवाल कर रहे हैं, गुजरात में ये नहीं हुआ। गुजरात में नहीं हुआ तो गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी की सरकार है, गुजरात में मिसाल कायम की है प्रो इनकम्बेंसी की। आप बताइए पूरे देश में, पूरे स्टेट में, कहीं दुनिया में बताइए इतनी लंबी सरकार लगातार और इतने थंपिंग मेजोरिटी से चलती जा रही है, लगातार चलती जा रही है। भाई से भी राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हुआ है, जो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भाजपा के सारे शासन में जो नेता है, जो मंत्री है, वो सीख रहे हैं कि भाई किस तरह से प्रो इनकम्बेंसी चलेगा। ये प्रो इनकम्बेंसी का दौर, कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी का दौर आपने देखा होगा। आप इतने समय से वरिष्ठ पत्रकार है, आपने देखी है दुनिया को, तो आपने एंटी इनकम्बेंसी को देखा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व जब से शुरू हुआ है तो प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिला। और कांग्रेस का सारा दारोमदार इसी बात पे होता है कि सब कुछ गुजरात को दे दिया। अभी कह रहे हैं गुजरात में ये नहीं हुआ, गुजरात में वो नहीं हुआ। भाई जब गुजरात में सुविधाएं अगर बढ़ी नहीं, गुजरात में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया नहीं, तो लगातार हम सरकार में, जन सरोकार में है कैसे? ओके। मैंने कहा मुझे आज किसी भी स्टेट की परफॉर्मेंस पे चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ पैक जो है आज का तेलंगाना और बिहार खास तौर पर है, लेकिन मैंने कहा फ्री है, आप सब जो है दूसरे राज्य के वादों को याद दिलाइए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबका फैक्ट चेक होना चाहिए। लेकिन निखिल जैन, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा अभी 2 साल तो हुए हैं तेलंगाना में, ठीक है ना, आपने कहा अभी 2 साल तो हुए हैं, तो अभी तो वक्त है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 2 साल हुए हैं, इसका मतलब राहुल गांधी की खटाखट योजना जो थी वो फेल हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि आप कह रहे हैं कि 2 साल में अगर कोई वादा पूरा नहीं हो पा रहा, आप 5 साल का इंतजार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की खटाखट योजना तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी की हर चुनावी सभा में वो कहते हैं कि बस चुनाव हुआ, नतीजे आए, खटाखट 72,000 अकाउंट में, खटाखट ये होगा, प्रियंका गांधी खटाखट 1 महीने में ये, राहुल गांधी खटाखट ये, खटाखट वो, खटाखट ये। अब 2 साल में खटाखट में 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार आई थी 2022 में, अभी तक खटाखट वहां हुआ ही नहीं, 3 साल होने को आ रहे हैं। तेलंगाना में 2023 में 2 साल में खटाखट नहीं हुआ, कर्नाटक में भी जो है 2 साल से ज्यादा हो रहे हैं, खटाखट नहीं हुआ। तो खटाखट मॉडल तो फेल है ना, अगर 5 साल में योजनाएं पूरी करनी है तो। अशोक जी, यही हमारे भाजपा के मित्र एक ये दोहरा मापदंड रखते हैं कि मोदी जी के लिए तो 11 साल भी कम हो गए, कांग्रेस को 60 मिले थे, मोदी जी को 50 तो देके देखिए। जब वो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, 50 लाख भी नहीं आई। उन्होंने कहा किसानों की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी, नहीं हुई। 15 लाख का विवादित बयान तो हम जानते ही हैं। लेकिन रही बात तेलंगाना की, उन्होंने 2 साल में महिलाओं को रायती भरोसा योजना के तहत फ्री बस ट्रैवल दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है 10 लाख तक की, महालक्ष्मी स्कीम है जहां पर फ्लाइट्स के लिए क्या बोल रहे हैं सर आप? रायतू भरोसा योजना की आप बात कर रहे हैं, 2 टूक में मेरे सामने रायतू भरोसा योजना की बात कर रहे हैं आप उसको बता रहे हैं। मैं आपको देखिए अभी अखबार की खबर दिखा रहा हूं, आप पता नहीं कहां से रायतू भरोसा योजना, ये खबर कब की है? ये है 2025, 4 जनवरी की 25 की खबर आपको बता रहा हूं। ये क्या बयान दिया था अभी भी आपको बता देता हूं, अभी भी क्या सिचुएशन है। 15,000 का वादा किया था, फिर उसके बाद कानूनी 12,000 देंगे। और ये जनवरी की रिपोर्ट है जिसमें मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया हम 15,000 नहीं दे सकते क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह मुख्यमंत्री का बयान है। और अभी भी बता दूं रायतू योजना में क्या क्या हो रहा है, अभी भी इस सबका मेरे पास पूरा फैक्ट चेक है। हाँ ठीक है, इस सबका मेरे पास पूरा फैक्ट चेक है। तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए, कीप गारंटी कार्ड सेफ, क्लेम 6 बेनिफिट्स इन 100 डेज। तेलंगाना कांग्रेस ने क्या कहा था? 100 दिन में योजनाएं कर, आपको 100 दिन में। तो मैं यही कह रहा हूं, खटाखट मॉडल जो होता है ना, जिसमें 100 दिन में वादे पूरे करेंगे, वो मॉडल फेल हो चुका है। आप 100 नहीं, आप 365 दिन में करिए, ठीक है, आप उसके बाद जो है 1000 दिन में करिए। तो इसका मतलब है कि आपने वादा पूरा किया होगा, लेकिन खटाखट मॉडल फेल हो गया। यहां पे 100 दिन में कहा था, लेकिन उसके बाद क्या, पैसे कम कर दिए। किस राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? अरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आपको पहले नहीं पता था क्या? अशोक जी, अब आप ग्लास हाफ फुल देखना चाहते हैं या हाफ एम्प्टी आप कह सकते हैं। अब आपको लग रहा है खटाखट मॉडल फेल हो गया क्योंकि 3 महीने की जगह 6 महीने में बेनिफिट मिला है, तो गलत ये तो मुझे नहीं देखना। सुनिए मुझे, निखिल जैन जी, मुझे नहीं देखना गिलास आधा खाली है भरा है। ये तो मतदाताओं को देखना है कि उनको तो वादा किया गया था कि भाई जैसे चुनाव नतीजे आएंगे भरा गिलास मिलेगा, और बाद में जो है गिलास उल्टा टेबल पे रख दिया कि भाई साहब अभी तो उल्टा है, जब सीधा हो जाएगा तो इसमें पानी भी पड़ जाएगा। तो ये तो मतदाताओं को देखना है, मुझे खाली और भरे से कोई मतलब नहीं है।
मुझे पूरी आशा है मतदाता क्या देखेंगे 14 नवंबर को। हम आपके साथ ही बैठ के हम बात कर रहे बिल्कुल होंगे कि किस करेंगे जी। तरीके से मतदाता नकारेंगे भाजपा और हम्म। सदियों के बड़े बड़े वादों को। ठीक है, अनुराग बोलिए। निखिल जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। एक जो कांग्रेस की कार्यशैली पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। पिछले दिनों खबरें आई कि हिमाचल सरकार लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रही है, सैलरीज तक नहीं दे पा रही है। जो वादे हैं वो जैसे जो खटाखट वो जो है वो क्या हुआ उसका वो आपको पता है। लेकिन जब मंत्रियों विधायकों के सैलरीज बढ़ाने की और पर्क्स बढ़ाने की बात आई तो 25% कहाँ से पैसा आ गया? पैसा आया कहाँ से? आपने कैसे बढ़ा लिया है? अनुराग जी, ऐसे ही चीजों की बात हुई थी 2013 में। अरविंद केजरीवाल ने इसका बहुत फायदा उठाया। निखिल जी छोड़िए ना, अभी की बात करिए ना, अभी की बात करिए ना। ये विधायकों और सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के लिए पैसे कहां से आ गए कि सीधे सीधे मतलब अपने पैसे, मतलब मुझे अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, मैं खुद ही जो है प्रपोजल देके और खुद ही उसे अप्रूव करके खुद ही पैसे बढ़ा लूं। ये कैसे हो सकता? जवाब दे रहा हूं तो जवाब आप प्लीज सुन भी लीजिए। आप तो 2013 में पहुंच गए ना। नहीं, 2013 में नहीं पहुंच रहा। मैं सिंपल सी इतनी बात कह रहा हूं कि मंत्रियों की गाड़ियों पे जो खर्चा होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सटेकर बजट, वो बहुत छोटा सा होता है किसी भी स्टेट में। मोदी जी जब 1000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदते हैं तो क्या आप उनके ऊपर कहते हैं गलत है? तब आप कहते हैं कि अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 1000 करोड़ रुपए, सॉरी माफ कीजिएगा 8000 करोड़ रुपए का 8000 करोड़ का जहाज, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ निखिल जी एक मैसेज कांग्रेस तो कहती है, ये करोड़ की गाड़ी कांग्रेस तो कहती है कि प्रधानमंत्री के लिए जहाज खरीद लिया वो, और जो है प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है उसको कहती है कि निजी महल बनवा रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसे कहती है, लेकिन क्योंकि हिमाचल की बात चली, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा शीश महल बनवा दिया। अब रेखा गुप्ता खुद कितना बड़ा घर बनवा रही है? आई थिंक 70 करोड़ रुपए का टेंडर था रेखा गुप्ता के घर का। रेखा गुप्ता के घर ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस आप देखिए। मैं आपको न्यूज आर्टिकल देख के बता आप भेजिए 170 करोड़ का रेखा गुप्ता का कौन सा मकान है? ऐसा 70 करोड़ का नहीं, वो भी आप गलत बता रहे हैं। आप निकालिए उस डेटा को, निकालिए। मैं उस पर अभी धनंजय गिरी से बात करूंगा। रेखा गुप्ता का कोई मकान 70 करोड़ का नहीं बन रहा, जो मेरी क्योंकि जो है दिल्ली को लेकर और ऑलरेडी जो शीश महल बना था आम आदमी पार्टी का, उसको जो है वहां पर राज्य के गेस्ट हाउस के रूप में बदला जा रहा है। वहां मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगी। तो 70 करोड़ का तो मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल की बात चली तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं ऋषि शंकर मिश्रा आपके पास आऊंगा, बिहार पर भी आऊंगा। देखिए है क्या ना, मैंने पहले भी 2 टूक में इस बात का खुलासा किया था कि एक तरफ तो आप राम मंदिर बनवाने को लेकर कांग्रेस की पॉलिसी हमने अच्छी तरह से देखी थी। कांग्रेस कहती थी और कांग्रेस के नेता आज भी कहते हैं कि मंदिरों से क्या हो जाएगा, मंदिरों से क्या हो जाएगा, मंदिरों से रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर के खिलाफ, कोई डीए के खिलाफ है। पूरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, कोई डीए के खिलाफ है, कोई मंदिर के खिलाफ है। मंदिर जाने से क्या होगा? हिंदुओं के बहुत। लेकिन होता क्या है ना, कर्नाटक के अंदर 400 करोड़ रुपए मंदिरों से सरकार ने जो कमाए वो अपनी योजनाओं पर, अलग अलग योजनाओं पर खर्च कर दिए। अब आप सोचिए 400 करोड़ रुपए मंदिरों से, और मैं हिमाचल के संदर्भ में बता रहा हूं। हिमाचल में क्या हुआ? जिस कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 400 करोड़ हिंदुओं के मंदिरों से लेकर के जो है वो अपनी योजनाएं, अपना ढिंडोरा पीटे कि हमने ये वादे पूरे कर दिए, वो वादे किए। अब उनका हिमाचल प्रदेश में भी ये था। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में जब वादे पूरे नहीं कर पाए ना कांग्रेस, वादे किसने किए? प्रियंका गांधी वाड्रा ने किए, वादे राहुल गांधी ने किए। लेकिन पूरे कौन करेंगे? पूरे हिंदुओं के मंदिर करेंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये आपको बयान दिखा रहा हूं। ये 36 जो है, ये डिप्टी सीएम है वहां के हिमाचल के, ये क्या कह रहे हैं? 36 मंदिर जो हैं वो जो सरकार के अंडर में आते हैं उनकी सालाना आय 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब वादे पूरे करने के लिए आपको हिंदुओं के मंदिरों पर, उनकी संपत्ति पर नजर है। फिर उसके बाद क्या डिप्टी सीएम ने कहा? फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी आते हैं। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं हिमाचल गवर्नमेंट आस्क टेंपल्स फॉर डोनेशंस। टेंपल से कहते हैं कि भाई हमको डोनेशन दो, सरकार को डोनेशन दो, क्योंकि सरकार को जनता के काम करने हैं, तो मंदिरों से डोनेशन चाहिए। अरे वादा करने से पहले मंदिरों से पूछा था क्या? भगवान जी के पास जाके पूछा था कि वादा कर दो नौकरी देंगे? तो मंदिरों से पैसा मांग रहे थे। वो तो भला हो अदालत का, अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जो मंदिरों का पैसा है वो धर्मार्थ पैसा है, उस पर सरकार का कोई हक नहीं है। ये हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि मंदिरों के पैसों पर आपकी नजर रहती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप टैक्स बढ़ा देंगे। कर्नाटक में 10 ही चीजों का टैक्स बढ़ा दिए गए। ये कोई तरीका होता है वादा करने का? वादा करने से पहले आप लोग नहीं देखते क्या
कि जेब में कितने हैं, वादा कर देंगे, फिर उसके बाद मंदिरों से पैसा ले उगाही करेंगे, फिर उसके बाद जनता से के ऊपर टैक्स लगा देंगे। ये कौन सा मॉडल है भाई? अशोक जी, आप जितने आक्रोशित हैं उतना आक्रोशित मैं भी होता अगर ये जो वादे करे जा रहे थे वो कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए होते थे। ये जनता के लिए, गरीबों के लिए। अरे तो मंदिरों से पैसा लेंगे जनता के लिए, मंदिरों से पैसा लेंगे जनता के लिए। अशोक जी, जब हम मंदिरों में दान करते हैं तो सर आप गजब करते हैं। मतलब वक्फ की जमीन जो है उसके लिए आप लोग जो है तलवारें तान के खड़े हो जाएंगे कि वक्फ की जमीन पर कोई आंख ना जुड़ाए। सरकार वक्फ की जमीन से क्या इनकम होती है उसके ऊपर कोई आंख ना जलाए, लेकिन मंदिरों के पैसे कह रहे हैं, जनता के पैसे। अरे जनता, सुनिए निखिल जैन जी, एक बात सुनिए, ये जो मंदिर है ना, ये जितने मंदिर है हिमाचल के, मैंने सब देखा। ये कोर्ट ने क्यों फैसला दिया? क्योंकि हिमाचल के मंदिरों में वैसे ही बहुत सारे धर्मार्थ के काम करते हैं मंदिर। हिमाचल प्रदेश के मंदिर जो हॉस्पिटल चलाते हैं, और हिमाचल में देश भर के मंदिर हॉस्पिटल चलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो अपने, यही मेरा पॉइंट है, तो वो अशोक अपने, जी मेरा यही पॉइंट है कि इस तो देश भैया में अरे तो भाई वो मंदिर तो निखिल जैन, वो मंदिर कमेटी तय करेगी ना, वो मंदिर कमेटी तय करेगी कि हमारे पास जो पैसा आया उससे हम गरीबों को कितना पढ़ाएं और हम हॉस्पिटल में कितना खर्च करें। वो कोई राहुल गांधी तय नहीं करेंगे कि मंदिर का चढ़ावे का पैसा जो है राहुल गांधी तय करेंगे कि हमने खटाखट वादा किया था, हमने कहा था 1000 रुपए देने, तो महिलाओं को 1000 मंदिरों से लेकर दे दो। अगर इतना ही मंदिरों से पैसा लेने का शौक है तो एक बार जरा गिरजाघर का पैसा पूछिए, एक बार जरा जो है मदरसों का पैसा पूछिए, एक बार वक्फ बोर्ड का पैसा पूछिए, पर वो नहीं पूछेंगे। दिक्कत इस बात से है, सरकार के पास ये सेकुलर लबादा ओढ़ करके ना कि मंदिरों का पैसा आप इधर खर्च करेंगे उधर खर्च करेंगे क्योंकि जनता को पैसा खर्च करना है। वाह, ये गजब तर्क है। अशोक जी, वक्फ की जमीनों से या वक्फ बोर्ड का जो पैसा होता है वो भी सरकार के पास ही जाता है। अरे तो बताइए, अरे भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वक्फ बोर्ड जो है ना, वो पैसा कोई सरकार के पास कितना, जरा जाके निकाल लीजिए हिसाब, कितना गया जरा बताइए। और वक्फ बोर्ड जो है ना, उन्होंने आज तक कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन सा स्कूल चलाया, मुझे ये भी जानकारी दे दीजिए। बहुत सारे अनाथालय, सुनिए ना, अरे आप मुझे एक अनाथालय बताइए वक्फ बोर्ड का, अरे एक अनाथालय बताइए वक्फ बोर्ड का, एक अनाथालय बताइए, अरे एक अनाथालय बताइए। मैं बता देता हूँ, दरियागंज में आप जाएंगे, कौन सा, वक्फ बोर्ड के मेन ऑफिस के साथ अनाथालय है। अच्छा, आप दरियागंज में जाएंगे, अच्छा, वक्फ बोर्ड चलाता है अनाथालय, वक्फ बोर्ड अनाथालय चलाता है। अरे छोड़िए सर, अब मंदिरों का पैसा, अब मंदिरों का पैसा लूटने के लिए आप वक्फ बोर्ड की तरफदारी करेंगे कि वक्फ बोर्ड ये करती है तो मंदिरों का पैसा जायज है। मैं उनकी तरफ नहीं, मैं कोई वक्फ बोर्ड की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मंदिरों का पैसा, आप कह रहे हो मंदिरों का पैसा खर्च होना चाहिए क्या राज्य सरकार के लिए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब मिलके गरीबों की सहायता इस देश में सदियों से करते आए हैं। तो फिर मेरा सवाल फिर तो भैया सुनिए ना, सुनिए निखिल जैन सुनिए, अगर सब करते हैं तो आपकी सरकार की नजर जो है मंदिरों के पैसे पर क्यों रहती है, मुझे बता दीजिए। आपकी सरकार जो है मंदिरों के पैसे पर आपकी सरकार की नजर क्यों रहती है, इसका मुझे तर्क दे दीजिए। क्यों मंदिरों के पैसे की, मंदिरों की कमाई इतनी है? मैं आपको, चलिए मैं एक चीज बता देता हूँ, बीजेपी की नजर में सिर्फ मंदिर और पैसा साथ में दिखता है। अरे सर छोड़िए, अब आप बहस को इधर उधर ले जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ना, मैं बहस को इधर उधर ले जा रहा हूं, मैं आगे, मैं सिर्फ एक पॉइंट ये रखना चाहता था, आ रहा हूं धनंजय जी, मैं सिर्फ एक ये पॉइंट रखना चाहता था, अगर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सोनिया गांधी को इतना ही शौक है वादे करने का, खटाखट मॉडल का, तो भैया मंदिरों के हिंदू मंदिरों के पैसे के दम पर ना करें। कांग्रेस का खजाना खोलने इतना ही दम है तो कांग्रेस का इतना बड़ा जो है दिल्ली में बना लिया हेडक्वार्टर, उसके पैसे की कटौती तो भैया अगर बीजेपी ने भी बनाया, बीजेपी ने भी बनाया अपना हेडक्वार्टर, बिल्कुल बनाया, लेकिन बीजेपी ने मंदिर के पैसे पे नजर नहीं गड़ाई। इसलिए मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे मंदिर पर बीजेपी ने नजर नहीं गड़ाई, लेकिन कांग्रेस ने मेरे मंदिरों के पैसे में नजर गड़ाई। इसलिए पूछूंगा कि आपको अपना दिल्ली मुख्यालय बनाना होता है तब आपको चंदा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन चुनावी वादा करने के लिए मंदिरों के पैसे में नजर गड़ाएंगे। मेरा विरोध इस बात को लेकर है। धनंजय गिरी बोलिए। सरकार का खर्चा अपने डोनेशन से थोड़ा ही करेगी। अरे तो भैया आप डोनेशन से करिए ना, मंदिरों के पैसे में नजर मत गड़ाइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं सिर्फ ये पॉइंट रखना चाहता हूं कि हिंदू मंदिरों के पैसों से चुनावी वादे मत किया करिए। बोलिए धनंजय गिरी। अशोक जी, मैं मूलतः बिहार से आता हूं, जहां महावीर का जन्म हुआ, जहां जैनों के 24 तीर्थंकर हुए,
जहां बुद्ध भगवान बुद्ध का को दीक्षा मिली, भगवान बुद्ध का जहां अवतारण हुआ, जैसी दशमेश गुरु गोविंद सिंह की धरती है। और जो हिंदू धर्म सनातनी धर्म सभ्यता में आप मंदिरों के अलावा आप किसी भी और धर्मावलंबियों के बारे में बता दीजिए कि कोई गरीबों के लिए कोई चर्च या कोई भी मस्जिद, कोई स्कूल चलाती हो, कोई अनाथालय चलाती हो, किसी का भला करती हो। लेकिन निखिल जैन जैसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ऐसे सो कॉल्ड लोग न होते जो लगातार जो जिस तरह से वक्त की जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है कि समय उसमें संशोधन किया जाए, जिस तरह से उसका विस्तार होते जा रहा है। और जो कर्नाटका में जिस तरह से हुआ, सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन, और वहां के खुद मंत्रियों ने स्वीकार किया कि भाई इतनी जमीन का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कितनी जमीन है। इस देश में इस तरह के लोग ना होते तो ये इस पर कहीं कंट्रोल लगता। आप देखिए पटना में ही आप महावीर मंदिर चले जाइए, कैंसर अस्पताल, बच्चों का अस्पताल, स्कूल, तमाम चीजें चल रही हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, तमाम आप कहीं भी चले जाइए, आप दिल्ली में किसी गुरुद्वारा में चले जाइए, आप लंगर खाएंगे, लगातार चल रहा है। लेकिन कांग्रेस शुरू से इस सनातनियों के खिलाफ रही है। इरिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म का इन लोगों ने लगातार उनकी सभाएं हुई है, 3-3 दिन के सेमिनार हुए, एक दिन के नहीं, 3 दिन के सेमिनार हुए इरिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म का। कांग्रेस शुरू से और एक्सीडेंटल हिंदू पंडित नेहरू के समय से अगर आप शुरू करें तो इनकी नजर मंदिरों पे रही है। और लगातार अयोध्या का इतिहास बहुत पुराना है और तमाम जो चीजें हैं ये कल्चर का हिस्सा है इनके, कि भारत सनातनियों पे लगातार हमला करना, भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर, भारत के सनातन मूल्यों पर, भारत के जीवन मूल्यों पर हमला करना, ये कांग्रेस के कल्चर का हिस्सा रहा है। ठीक है, मेरा आज का विषय चुनावी वादा है, लेकिन मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और वो जो रिपोर्ट है वो सच है कि भाई कांग्रेस सरकार की नजरें जो हैं हिमाचल प्रदेश में हिंदू मंदिरों के पैसे पर थी। मैं सिर्फ इतना पॉइंट रखना चाहता हूं कि चुनावी वादे करने के लिए मंदिरों के पैसे के दम पर चुनावी वादे मत करिए भैया। मंदिर कोई आपके पिताजी की, आपके चाचा की जागीर नहीं है, वो हिंदुओं की संपत्ति है। हिंदू जैसे चाहेंगे, मंदिरों का जो संगठन है वो जैसे चाहेंगे वैसे खर्च करेंगे, उस पर आपको उंगली उठाने या उस पर आपको नजर गड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात बिहार की चली तो ऋषि शंकर मिश्रा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, बिहार में मैं जो देख रहा था, डेटा देख रहा था, वही ये जो तमाम तरह की योजनाएं लागू की जा रही है जिसका वादा किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी जेडीयू हो या फिर कांग्रेस महागठबंधन हो, मैं देख रहा हूं कि भाई ये जिस हिसाब से वादा कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से ये लोग पूरा कर पाएंगे राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए? क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए राज्य की सालाना आय है, जो बीजेपी वादा करती है वो 56,000 करोड़ का जाता है, और उसके ये जो है 75% हिस्सा। लेकिन जो आरजेडी है वो जो कह रही है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, उसमें तो राज्य की जितनी आय है उससे डबल का आप वादा कर रहे हैं। मतलब जितनी आय नहीं उससे दोगुना आप वादा कर रहे हैं कि इतना पैसे की नौकरियां दे देंगे। तो मतलब ये वादे क्या इनका फैक्ट चेक नहीं होना चाहिए? देखिए इनका क्या जाता है, जनता के बीच में चुनाव है, वादा करना है, वोट लेना है और फिर निकल जाना है। किसी को विधानसभा पहुंच जाना है, किसी को लोकसभा पहुंच जाना है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का स्वागत करना चाहिए कि ऐसे नेता हैं जो अपने ही पार्टी के सरकार या अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को किए गए वादे पर वो घेर रहे हैं। इसके 2 पहलू हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का स्वागत करता हूं। काश ऐसे बयान हर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या पार्टी का इस प्रकार का बयान आता, तब जब उनके द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री या उनकी जो सरकार है परफॉर्म करने में सफल नहीं रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से मेरा सवाल भी है, जब आपके मुख्यमंत्री किए गए वादे और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको निलंबित क्यों नहीं कर देते हैं, उनको हटा क्यों नहीं देते हैं? एक तरफ आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री का जो कार्य प्रणाली है या हमने जो वादे किए उस पर हमारी सरकार, वहां की जो राज्य सरकार स्टैंड नहीं कर रही है, तो आप मुख्यमंत्री को हटा दीजिए ना। क्योंकि बयान देने से, बयान दे के एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आप जो बयान देते हैं उससे तो काम चलेगा नहीं। यदि आपके मुख्यमंत्री सही नहीं तो हटा दीजिए। जहां तक बिहार की बात है, अब देखिए तेजस्वी यादव ने क्या वादा किया है कि हर एक परिवार को सत्ता में आएंगे तो हर एक परिवार को वो एक मतलब हर एक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, को सरकारी नौकरी देंगे। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। बिहार में अशोक जी
5,27,000 सरकारी पद रिक्त हैं। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं उसमें मतलब जो बजट सरकार के पास जो बजट है या सरकार के पास जो राशि है वो उसको पूरा करना या उतना सरकारी जॉब क्रिएट करना बिल्कुल असंभव है। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार ने जो वादा किया है, आप देखिए वादा क्या उन्होंने दे दिया है। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जब पत्रकार सवाल करते हैं अमित शाह जी से, अमित शाह जी कहते हैं ये लोन है, लेकिन उनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये लोन माफ कर दिया जाएगा, हम लोन वापस ही नहीं लेंगे। तो ये बड़ी राशि का करीब 55,000 करोड़ का ये एस्टीमेट बनता है। ये कहां से राज्य सरकार पैसा लाएगी ये समझते पड़े है। क्या बैंक पे बोझ नहीं पड़ेगा? ये सरकार का ही पैसा है। आप देखिए जहां चुनावी मौसम आता है हर एक पार्टी ये वादा कर देती है कि 500 में सिलेंडर दे देंगे। अरे भाई आप दूसरे राज्य में वादा तो करते हैं 500 में सिलेंडर दे देंगे, तो 500 में सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे देते हैं? आज भी बिहार में देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति देखिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए आईसीयू से लेके जनरल वार्ड का स्थिति देखिए बद से बदतर है। या शिक्षा विभाग का देख लीजिए या अन्य विभाग का देख लीजिए, पुलिया रोज गिर रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, वो भी हमारे भाई बिहार से हैं, 5,27,000 पद अभी भी रिक्त हैं विभिन्न विभागों में, क्यों नहीं आपने पूरा किया? आपने 2020 में जो वादे किए थे क्या उस पे आपकी पार्टी या गठबंधन स्टैंड करती है? या जो लोग लुभावने वादे आप या राजद कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ठीक है, ओके, आप उस पे कहां तक स्टैंड करते हैं? ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो आप कह रहे हैं, एक मिनट ऋषि जी एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपका सवाल जो है धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड करेंगे। सही बात है, अगर सरकारी नौकरियां खाली हैं, आपने वादा किया था तो भाई उनको भरिए, जिम्मेदारी तो आपकी है, सरकार आपकी थी। इस सवाल पर आऊंगा लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर ये सीधा साधा। वोटर से, मतदाताओं से चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, वो वादे पूरे होते हैं नहीं होते, इसका कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं होता। ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक से जो खबर आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना सरकार के मंत्रियों के साथ, उनके विधायकों के साथ इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रही है। और क्यों नहीं कर पा रही है, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। तो सवाल यह है कि अब जब आप कर्नाटक में वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तेलंगाना में पूरे नहीं कर पा रहे, हिमाचल में पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर बिहार में नए नए वादों की झड़ी क्यों लगा रहे हो भाई? इन्हीं सब पे सवाल चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कांग्रेस वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग वर्मा जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय गिरी, ब्रेक पे जाने से पहले ये बात जो है ऋषि शंकर मिश्रा ने सवाल उठाया कि भाई देखिए किस तरह से आपकी जो है सरकार की जिम्मेदारी, अगर 5 लाख पद रिक्त हैं तो फिर उनको क्यों नहीं भरा जा रहा। साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा धनंजय गिरी जी, देखिए एक खबर मैं देख रहा था और वो खबर वास्तव में बड़ा दुख देने वाली है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ कपासन के अर्जुन लाल जी नागर बीजेपी के ये जो है विधायक हैं। इन विधायक ने वादा किया होगा चुनाव में कि भाई पानी आएगा, चुनाव के बाद गांव में पानी आ जाएगा। अब वहां के गांव के किसी एक युवक ने सवाल पूछ लिया तो अब ये खबर आ रही है कि जो है उसकी पिटाई करवा दी क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया था कि वादा पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ऐसे विधायकों पर भी पार्टी को नजर रखने की जरूरत है। ऐसे कौन से विधायक है जो चुनावी वादे पर करने पर पिटाई करवा देते हैं? जी बोलिए। नहीं अशोक जी, सबसे पहले अगर कोई इस तरह की घटना हुई है तो बिल्कुल दुखद है और इस पर संज्ञान लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको खबर भेजूंगा, उस पर जरूर संज्ञान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। कि हम लोग अंतिम लक्ष्य क्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो भारत का या बिहार का विकास किया जा रहा है उसमें जात मत संप्रदाय तो पूछा नहीं जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चल रहा है, जो ILO ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अपने कार्यक्रम में कहा। इसके अलावा जिस तरह से विकास किया गया उसमें जाति संप्रदाय तो पूछा नहीं है और बिल्कुल सवाल पूछने का हक कि अब जनता के सवालों को जवाब देने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, हमारे भाई ऋषि शंकर मिश्रा ने जो बात कही है, बिहार में नीतीश जी ने पिछले 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड खुद ही जारी किया है कि हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 50 लाख नौकरी दिया है, जिसमें 38 लाख रोजगार सृजन किए गए हैं और 12 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, जिसमें 11 लाख कुछ हजार पूरे किए गए हैं। ये 50 लाख का हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है और अगले 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी भी घोषणा हमारी वर्तमान सरकार ने की है। अब रही बात पिछले 11 वर्षों में, जो पिछले कांग्रेस के शासनकाल में 10 वर्षों में बिहार को 1,85,000 करोड़ रुपए दिए गए और पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार को 14.85 करोड़ रुपए की 14,85,000 करोड़ की सहायता दी। इसके अलावा 40,000 करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में की, जिसको 15 लाख करोड़ से ऊपर चलाया था और फिर 25,000 करोड़ की घोषणाएं नई हुई है। उसके अलावा भारत माला परियोजना के तहत 3400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का बिहार में निर्माण हुआ है। गंगा पर 4 नए पुल, जिसमें 6 लेन के पुल 3,636 किलोमीटर के 1.6 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जा रही है। उसमें 12 करोड़ किसानों को, 1.6 करोड़ किसान सिर्फ बिहार के हैं उसमें जिनको दी जा रही है। वहां पटना मेट्रो की परियोजना के लिए 13,365 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया। शहरी गरीबों के लिए 1.2 लाख आवास। लेकिन नौकरियों का बताइए ना, अगर नौकरियां खाली हैं तो उनको क्यों नहीं भरा जा रहा, अगर वादे किया था तो? अशोक जी, मैंने आपको बताया 50 लाख, 11 लाख कुछ हजार सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार सृजन किए गए। 50 लाख नौकरियां की व्यवस्था की गई है और 1 करोड़ का लक्ष्य अगले 5 साल में रखा गया है। और जो पद की चल रही है उन्हीं को आगे सरकार में हम लोगों ने 5 सालों में लिया है कि अगले 5 सालों में हम 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर देंगे। ये क्लियर किया गया। 50 लाख रोजगार दिए गए। 50 लाख। अनुराग वर्मा, जिसमें 12 लाख। जी अनुराग वर्मा, ये 1 मिनट आ रहा ऋषि शंकर। अनुराग वर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं है, एक इस पूरी डिबेट का एक पक्ष ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ये एक रेवड़ी कल्चर चल गया
जिसका श्रेय या फिर जिसको कह सकते हैं जिसका पूरा का पूरा जो है, जिसकी जिम्मेदारी एक तरह से आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि ये फ्री वो फ्री ये फ्री, अब वो चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बन गया है। हर पार्टी इस चक्रव्यूह में फंस गई है कि उसको बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी है, चुनावी वायदे बड़े बड़े करने हैं। तो इसलिए लगता है कि चुनाव हो रहा है तो वायदे कर दो, बाद में राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, उन वादों को पूरा करें। तो क्या इस रेवड़ी कल्चर में ये जो फ्री बीज है उसके चक्कर में फंस गई हैं पॉलिटिकल पार्टियां? देखिए अशोक जी, ये बात एकदम सही आपने बोली कि जो भारतीय राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, एक चीज जरूर दी है, रेवड़ी कल्चर का जो एक शब्द उन्होंने एक दे दिया है कि इतने वादे कर दो कि जनता कहीं ना कहीं फंस जाए। फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 10 साल के बाद वो हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में ना सड़कें रही, ना यमुना में पानी रहा, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, सब कुछ खत्म हो गया। ये जनता को भी समझने की जरूरत है। अब इसके बाद एक चीज और हुई, इसके बाद इन्होंने इनकी इस गुगली में कांग्रेस, बीजेपी, सारे दल सब फंस गए। अब आज सबकी ये मजबूरी बन गई है कि आपको इस ट्रैप में फंसना ही फंसना है। सब मजबूर हैं, हर आदमी को कुछ ना कुछ फ्रीबीज की घोषणा करनी है, तभी वो चुनाव में जा सकता है। आज कोई पार्टी ये कल्पना भी नहीं कर सकती है कि वो घोषणा पत्र में ये ना बोले कि हम तुम्हें 300 यूनिट बिजली दे देंगे, तुम्हें सरकारी नौकरी दे देंगे। कहां से? अब आप तेजस्वी जी के बयान सुनिए, वो तो एक मजाक से बड़ा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 2 करोड़ 76 लाख परिवार कहां से दे देंगे? 2 करोड़ 76 लाख अच्छा, इसमें क्या, इसमें उनसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो जनता की है, जो उनसे ये सवाल नहीं पूछ रही है। जो उनको वोटर जो वोट देने जाएगा उसको ये पूछना चाहिए, भाई तुम दोगे कहां से? इसके बाद अगर मान ली, या तो इससे एक मैसेज और भी जा रहा है कि वो बहुत स्पष्ट हैं कि वो हार रहे हैं, और अब जो भी बोलना ही तो है, करना किसने है? और वैसे भी जो, अच्छा अशोक जी, आज से 10-20 साल पुरानी बात अगर हम लोग याद करें तो जो चुनावी घोषणा पत्र होता था उसको जो देखने का काम होता था, चुनाव के बाद मुझे याद नहीं है कि ना किसी राजनीतिक दल को ही देखता था, ना जनता पूछती थी कि भाई तूने वादे क्या किए। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, वादे एक्चुअली होता क्या था, जिस तरफ अनुराग कह रहे हैं, आ रहा हूं ऋषि शंकर मिश्रा, पहले जो चुनावी घोषणा पत्र ना, वो खबर अखबारों में छोटी सी खबर बन के रह जाता था, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र कोई खबर नहीं होता था। सबको पता था, पॉलिटिकल पार्टियों को भी पता था कि घोषणा पत्र के कोई मायने नहीं है, जो मर्जी छाप दो, जनता भी। लेकिन उसके बाद नए नए शब्द इजाद किए जाने लगे, गारंटी, वचन पत्र, तो ऐसे ऐसे नए शब्द गढ़कर घोषणा पत्रों की एक तरह से विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने घोषणा को पूरा ना किया हो, कई पार्टियों ने पूरा किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जेब से आगे बढ़कर क्यों नहीं। और ऋषि शंकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह के, आपने कहा ना खड़गे जी की तारीफ होनी चाहिए। देखिए, खड़गे जी की तारीफ ठीक है, आप करिए। हालांकि ये खबर जो है मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, उन्होंने बंद कमरे में विधायकों को इस बात को लेकर गुस्सा जताया था। अब ये भी नहीं पता गुस्सा उन्होंने वास्तव में इस पे जताया था या मुख्यमंत्री की किसी बात से नाराज होकर उन्होंने एक और मोर्चा खोला था, मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल इसको अगर गुड सेंस में भी ले लिया जाए, अच्छा भी, क्योंकि खड़गे जी ऐसा पहले भी कह चुके हैं। ये मेरे पास एक और खबर है, ये उन्होंने जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव थे ना, तब उन्होंने कर्नाटक को लेकर कहा था कि भैया वादे उतने करो जितने पूरे कर सको। लेकिन सवाल यह कि खड़गे जी की बात खड़गे जी की पार्टी नहीं सुनती है, उनको तो बिल्कुल पार्टी ने खड़गे जी कहते हैं भैया वादे इतने मत करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं, वो दिल खोलकर खटाखट 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 8,000 रुपए गिरेंगे, 72,000 रुपए गिरेंगे, वादे कर देते हैं। बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में कितने वादे किए गए थे। अजित पवार ने खुद कहा कि जो चुनाव में वादे किए जाते हैं वो पूरे करने के लिए नहीं किए जाते हैं। बिजली हाफ का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा था महाराष्ट्र में, अजित पवार को 65,000 करोड़ रुपया जब पे करना पड़ा, करने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये वादे जो किए जाते हैं चुनाव में ऐसे ही किए जाते हैं। तो ये परिपाटी सिर्फ बीजेपी या एनसीपी की नहीं है, ये कांग्रेस की भी है, ये अन्य सभी पार्टियों की है। और इससे छुटकारा पाना होगा। इसलिए मैंने अर्जुन खड़गे के बयान का स्वागत किया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि कार्रवाई फिर कौन करेगा। यदि आपके मुख्यमंत्री अपने 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 किए गए वादे पे स्टैंड नहीं कर पा रहे तो उन पर कार्रवाई कीजिए। जहां तक जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, तो मैं उनको थोड़ा आंकड़ा दे दूं, वो 10 लाख सरकार ये दावा करती है कि हमने 10 लाख नौकरियां दी है। 11 लाख जो कह रहे हैं वो आंकड़ा गलत है। आज भी बिहार में 2700 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, 5750 डॉक्टरों का पद रिक्त है। आप समझ जाइए, हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का किस प्रकार से गड़बड़ाया ओके हुआ है। ओके रोक रहा हूँ आपको, एक मुझे ब्रेक लेना है, समयबद्ध ब्रेक है, एक ब्रेक लेना, ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ब्रेक के बाद लौटता हूँ। देखिए फिर से कह रहा हूँ कि वादे आप जो करें उसी को करें जो आप पूरा कर सके। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन मतलब कहते हैं ना आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में आटा मिला के मत खिलाइए वोटर्स को। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, वोटर में सीधा साधा, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि वादे वही करिए जो पूरी कर सके, और जिस तरह से बिहार में बड़े बड़े वादे कर दिए नौकरियां देने के, वो हर स्टेट के अंदर इस तरह का रिकॉर्ड है कि वो पूरे नहीं हो पाए। कर्नाटक का देख लीजिए, कर्नाटक की खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 साल पहले जो कहा था, और अभी ये 28 सितंबर 2025 की खबर है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया क्योंकि वहां नौकरियां नहीं मिल पा रही इस चक्कर में। और होता क्या निखिल जैन जी, देखिए ये फिर से कह रहा हूं, वादा पूरा करिए जितनी जेब में पैसे हो। अब हुआ क्या, पिछले साल अप्रैल के अंदर केंद्र सरकार ने जो है वैट कटाया पेट्रोल के ऊपर, और ये सब पेट्रोल डीजल के दामों में। ये 2025 अप्रैल 2025 की खबर है। लेकिन कर्नाटक के सरकार ने क्या किया, कर्नाटक सरकार ने 2 रुपए टैक्स बढ़ा दिया राज्य में। कर्नाटक में 2 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, बसों का किराया बढ़ा दिया। अगर आपको जनता से पैसे लेकर के टैक्स लगाकर ही वादे पूरे करने हैं तो भाई पहले क्लैरिटी दे दीजिए, हाँ ये वादा कर रहे हैं लेकिन पैसा आपसे वसूलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी, अगर कोई भी सोशल वेलफेयर मेजर होगा जिन्हें मोदी जी पहले रेवड़ी कहते थे, लेकिन जब खुद देते हैं तो उन्हें मिलने वालों को लाभार्थी बना देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा कलेक्ट किए गए कर से, टैक्स से ही आएगा। वैसे मोदी जी या राहुल जी अपनी जेब से पैसे निकाल के तो नहीं बांटने लगेंगे लोगों को, एक जगह से टैक्स लेके। दैट इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल वेलफेयर स्टेट, कि आपने अमीरों से टैक्स लेके या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से टैक्स लेके आपने गरीबों तक उस पैसे को पहुंचाया, गरीबों के हाथ में पैसा डाला, और वो बहुत सारी सरकारें करती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो बात एक ये है दोहरे मापदंड की, जो मुझे लगती है कई बार हमारे भाजपा के मित्र बहुत ज्यादा करते हैं, वो ये है कि आप जब वादे करते हैं तो आप भूल जाते हैं। आपको तेजस्वी जी का प्रॉमिस बड़ा अनलाइकली लग रहा है, लेकिन जो 10,000 हर महिला को देने की बात नीतीश जी करते हैं वो आपको नहीं लग रहा कि उसमें कुछ गलत है। जब आपने समय कम है, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। उनके वादे जो है वो बढ़ चढ़कर, आपके वादे बोलिए।
अशोक जी, जो हमने वादे किए उसको पूरा किया तभी जाकर जनता के प्रो इनकम्बेंसी और लगातार हम सरकार में। आप खुद बताइए, निखिल जी पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, हमसे इनकी असहमति हो सकती है, क्या इज इट पॉसिबल कि 3.25 करोड़ लोगों घर परिवारों में से, या ऋषि मिश्रा से ही पूछ लीजिए, क्या 3.25 करोड़ परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती? इज इट पॉसिबल? तो आप वो हाईली अनरियलिस्टिक, अब ये जब खुद ही कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है भाई, उन्होंने अब तो बिहार में लोग डर जाते हैं अशोक जी सुन करके, क्योंकि भाई उनके नाम पर केस चल रहा है। 10,000 वाले स्कीम से आप लोगों को फायदा है। जमीन मकान दुनिया जहां सब लिखवा रखा है, लोग डर जाते हैं कि हमारा भी जमीन मकान ले लेगा क्या। 10,000 जो डायरेक्ट भेजे है ना, उससे लोग डर जाते हैं। चलिए जैसे कहते हैं नौकरी दूंगा, चलिए वही बीजेपी कह रही है बिहार में तो इतनी जमीन भी नहीं बची जितने के वादे कर रहे हैं, तो जमीन लोग कहां से देंगे, क्योंकि आरजेडी के शासन में तो जमीन अपनी देकर नौकरी मिलती थी। बहरहाल ये डिबेट चलती रहेगी, क्योंकि मैंने कहा चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय वादे तो आएंगे, लेकिन उन वादों का फैक्ट चेक भी होते रहना चाहिए। और फिलहाल जो है मैंने आपको जो ग्राउंड रियलिटी आपको बता दी, तो जो भी किसी भी पार्टी के जो वादे होते हैं ना, उनके झांसे में आने से पहले थोड़ा ठोक बजाकर देख लीजिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।